हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, जल्दी से बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं। जल्दी से बता दो प्लीज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। शाबाश शाबाश शाबाश। एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं लिए? अरे यार, कई कई बार क्या दोस्ती में फायदा भी होता है, कई कई बार दोस्ती में थोड़ी लिहाज करनी पड़ती है। तो मैंने डूडी भाई से बात की, बोले कि यार मेरा जो है वो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा मतलब, तो मुझे ये क्लास बैडली चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बैडली लो, फिर कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने क्या है, ग्राउंड खाली छोड़ दिया। मैं कहा लेट डूडी प्ले, ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने नहीं ली। और क्योंकि वो अपने जो डूडी सर है वो ये भी बोल रहे थे कि मेरे को शायद 2.5-3 घंटे तो लगेंगे। मैं कहा 3 घंटे आप पढ़ाओगे, उसके बाद में अगर मैंने 1 घंटा या 1.5 घंटा भी पढ़ाया ना, तो वो सारा 3 घंटे वाला गुस्सा मेरे पे निकालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, संडे वाले दिन 3 घंटे ठीक है ना। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत। अच्छा, फिजिक्स की क्लास होगी उसकी जगह? ओ माय गॉड। तुम्हारे पे यार सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं रहा है, और तुम मेरी ही दया का गलत फायदा उठा रहे हो। आज तो हम ज्यादा, और आने वाले जो 2 दिन और होंगे उसमें हम, जो पहली क्लास होगी, क्योंकि शायद शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि अब आपकी क्लास में दो दो मामू हो जाएंगे, है ना। शायद पंकज सर की क्लास अभी स्टार्ट होने जा रही है, कल से या परसों से, देख लीजिएगा आप अपने प्लानर के हिसाब से। तो उनको भी मामू बोलते हैं लोग, और तुमने तो बना ही रखा है मुझे, तो दो दो मामू हो जाएंगे, है ना। लैग ना, ओके, ठीक है। हाँ, तो कल हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, और परसों वाली क्लास में हम थोड़ा जल्दी मिल लेंगे, वही 3:30। और शायद उससे अपनी जो लगातार होती थी मंडे से थर्सडे, वो वाली क्लास नहीं होगी अब। मंडे से वेनेसडे होगी, और फिर थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन नहीं होगी, फिर सैटरडे को क्लास होगी, शनिवार को मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, शायद चेंज हुआ है। हाँ, पोपू मामा एंड मामा दादा, ओ माय गॉड। कौन कह रहा था ऑनलाइन में फील नहीं आती? भाई इससे बढ़िया क्या फील आएगी, है ना। हाँ ना, ओके, बहुत बढ़िया जी। आज एक्सटेंशन नहीं है, बट कल तो होगा भाई, देख, नो एक्सटेंशन लिखने से क्या होता है। ठीक है, तो टुडे इज लेक्चर नंबर 10। आर यू रेडी देन? यस सर। आज के इस धमाकेदार लेक्चर्स में हम देखेंगे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। सर डॉक्टर की तैयारी करवा रहे हो, हमें ऑप्टिक प्रॉब्लम मतलब? अरे मैंने कहा वो पेज वाली, घबरा मत। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसकी बात करेंगे, और कॉन्क्यूरेंसी की बात करेंगे, ठीक है। यस और नो? बिल्कुल सही। हाँ यार, वो अभी जो आप लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, दैट इज वेरी 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 सैड न्यूज। जो सुपरस्टार ऑफ द एरा, ही मैन ऑफ द बॉलीवुड, धर्मेंद्र जी जो है वो अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। बहुत ही दुखद न्यूज है। यस, ठीक है। आपने तो शायद वो वाली फिल्में देखी होंगी, मतलब सबने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, बट तुम लोग थोड़ी यंग जनरेशन वाले हो, तो तुमने वो पुरानी फिल्में नहीं देखी होंगी, वो दौर नहीं देखा होगा जब डीडी नेशनल पर फ्राइडे या सैटरडे को फिल्म आया करती थी, और उसमें, है ना, अब तो क्या नेटफ्लिक्स और सारी चीजें ओटीटी पे तुरंत आ जाती है, जो भी मूवी आपको देखनी है। बट उस दौर में भी भाई, अमिताभ बच्चन की मूवी, रजनीकांत की मूवी, अपने पास धर्मेंद्र जी की मूवी, बहुत सारे लोगों की मूवियां पुराने वाली देखी है ना। शोले देखी है? वेरी गुड यार, अच्छी बात है, देखनी चाहिए पुरानी फिल्में, है ना। हाँ। तो यस, तो ये बड़ा ही एक सैड न्यूज है, एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे इंसान, मतलब
जिस भी स्टेज, मतलब जितने भी प्रोग्राम में मैंने उनको देखा है, मैंने तो हमेशा उनको मुस्कुराते हुए और लोगों को आशीर्वाद देते हुए देखा है, और किसी मूड में तो कभी देखा नहीं। ठीक है ना? चलिए अपने स्टार्ट करें। हाँ, शाबाश, जल्दी से आ जाओ। अबे एवेंजर्स नहीं भाई, काहे की एवेंजर्स, इधर आ जा। तो पिछली क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, दैट इज इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जल्दी से बताओ कि इमेज क्या होती है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है। सर इमेज वो चीज होती है जो पिताजी हमारी बनाने में लगे हुए हैं और हम बिगाड़ने में। अरे मैंने कहा वो भाई वो तो अलग चीज है, टेंशन ना ले। अगर ये कोई मतलब स्ट्रेट लाइन है और यहां पर अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करें तो बिल्कुल जितनी दूर ये है और उतने ही दूर सर यहां पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इसको मिरर मानते हुए, दैट इज कॉल्ड एज इमेज। और ये जहां पर परपेंडिकुलर मिलेगा सर, इसको हम बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ कैसे निकालते हैं। सर लाइन की इक्वेशन जो है उसकी सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और मान लो आपको ये वाला पॉइंट दे रखा है x1 y1, और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, इमेज चाहिए, किसी के भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो जो चाहिए उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से दिए गए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट घटाओ, डिवाइडेड बाय सारी टर्म्स को एक तरफ लिखने के बाद में एक्स का कोफिशिएंट, जो चाहिए उसके वाई कोऑर्डिनेट में से दिए गए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट घटाओ, डिवाइडेड बाय टेन वाई का कोफिशिएंट। और इमेज वाले केस में क्या आता है बेटा, उसको इसको मतलब जो पॉइंट आपको दे रखा है, सॉरी जो पॉइंट आपको दे रखा है उसको लाइन की इक्वेशन में रख दो। तो सर वो आ जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइडेड बाय एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का कुछ नहीं, रूट भी नहीं आएगा, मॉड भी नहीं आएगा। बस यहां से अल्फा बीटा निकाल लो और मान लो इमेज निकालनी है तो यहां पे -2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है तो CLR लिखकर भेज दो जल्दी से। किसके टेस्ट का सिलेबस? अभी बेटा इधर देख ले क्योंकि ये भी सिलेबस में कभी ना कभी तो टेस्ट में आएगा ही। यहां देख ले, ज्यादा हीरो ना बन ना। हीरो क्लास में एक ही ठीक होता है लग तो रहा ही हूं, है ना? अब कुछ लोगों के एकदम भाई साहब क्लास में वो तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, बोले हीरो अभी कमेंट करता हूं। चल भाई इधर आजा, हाँ जल्दी से आजा, जल्दी, शाबाश। अरे ये तो 90% क्या पता नहीं 80% डिब्बी था, जहां तक मेरी बदामी बुद्धि बोल रही है। सिंगल ग्रेड 30 सेकंड बताओ भाई। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 से पाई फॉर विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो सर लाइन की टर्म की मतलब लाइन की इक्वेशन की सारी टर्म्स एक तरफ, लाइन की इक्वेशन की सारी टर्म्स एक तरफ, उसके बाद में सर ये और ये दोनों सेम साइड में लाई करते हैं। तो क्या कंडीशन थी भाई, 1,2 को इसके अंदर पुट करो इस लाइन की इक्वेशन में, तो x की जगह 1 y की जगह 2 ये वाला। फिर सर इस पॉइंट को भी इसके अंदर पुट करो, तो x की जगह साइन थीटा, y की जगह कॉस थीटा -1। और जब सेम साइड में होते हैं तो दोनों का साइन भी सेम होता है पॉजिटिव। इसको सॉल्व कर लो भाई, है ना? ठीक है, अब शुरू हो गए। चलो तो सर ये लो, यहां से ये 2 डिवाइड कर दो, पॉजिटिव का है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ग्रेटर देन 0। तो सर 1 को इधर लेके जाओगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें नहीं हुआ होगा ना, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। ठीक है, जहां पर तुमसे नहीं होता ना वहां पर ट्रिगो आ जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, इससे पहले सीख लो वरना ये खुद आ जाएगी, ध्यान रखना। और ये तो मानती भी नहीं है कि ओ स्त्री कल आना, कल नहीं बोले मैं अब आ गई हूं। एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, सॉरी कॉस थीटा और साइन थीटा के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करते हैं। बस बेटा ये मत पूछ लेना वाई, ठीक है, क्योंकि जब ये मैं बता रहा था ना उस चैप्टर का नाम था ट्रिगो। तो सर यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 और राइट साइड में लिखा हुआ है सर दैट इज साइन ऑफ π/4, है ना? या फिर एक काम करो, साइन π/4 रहने तो 1/√2 ही लिख लो।
ठीक है। हाँ, अब अगर थीटा की रेंज ये है 0 से पाए, तो 0 से पाए दिस इज थीटा। ध्यान सुनना बेटा। यस, हाँ हाँ हो जाएगा, घबरा मत। जब दोनों में पाई बाय 4 जोड़ोगे तो ये आएगा पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। जैसे कई कई चीजें देखकर तुम टैग लगा देते हो ना, ये हमारे औकात के बाहर की है ये हमें नहीं जम रही, ये अच्छी नहीं लग रही। वैसे ऐसे सवाल जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की वजह से परेशान करे, तो इन पे टैग लगा दिया करो, ठीक है, कि ये भैया ट्रिगो खा गई ये सवाल। स्ट्रेट लाइन का काम तो यहीं पे खत्म हो गया था कि बोथ द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम साइड, तो इन दोनों की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन है, वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब इसके आगे चल रहा है जी ट्रिगो 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 ट्रिगो, पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 4। ले भाई एक बार बता, ये जो एंगल पूरा अल्फा है, ये कहां से कहां तक है? पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 4। और मैं भी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे समझाऊंगा, आसान तरीके से नहीं, मुश्किल तरीके से, ताकि कोई अगर मान लो बच्चा मन में मोटिवेट भी होना चाहे कि सर मैं चाहता हूं। अबे तू क्या चाहता है भाई? हाँ, ले बेटे ये बता कि साइन के अंदर जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 1/√2 कब आती है? ये। अब वो बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू 1/√2 से बड़ी कब होगी? तो अल्फा पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 होना चाहिए। खेल खत्म। और अल्फा कौन है सर? अल्फा इज नथिंग बट थीटा प्लस पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 को उधर ले जाके घटा दे सर, ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर पाई बाय 2। किसी का भी आंसर नहीं आया? भूल गए? अबे काहे के भूल गए? साइन अल्फा 1/√2 से बड़ा चाहिए और अल्फा की रेंज ये रही, तो इसकी वैल्यू 1/√2 से बड़ी कब होती है? ग्राफ से देखकर बताओ। पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। एक कह रहे मैं तो पूरी ट्रिक ही भूल गया। शाबाश भाई शाबाश, बहुत अच्छी बात है। और मैं मार दूं फिर वो सदियों पुराना डायलॉग, अरे 75% तक जो खाना खाना तो नहीं भूला है ना? ये डायलॉग कितना क्रिंज है ना भाई साहब। हर एक जनरेशन के आदमी ने जरूर ये डायलॉग सुना होगा, खाना खाना तो नहीं भूला। अरे कई बार भूल जाते हैं भाई क्लास के चक्कर में। हाँ, शाम को याद आता है किसी गोलगप्पे की रेडी के पास से निकल रहे हो, या फिर कोई समोसे लेके जा रहा हो गर्मा गर्म कोई दूसरा टीचर अपना टिफिन बॉक्स खोले, तब याद आता है कि यार भूख सी कैसे लग रही है। फिर दिनचर्या याद करते हैं, अरे आज तो खाया ही नहीं, हे भगवान है ना? ये नहीं आया। चलिए जी ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसको हम मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का सवाल है, और मैंने आपको इसका प्रोसीजर भी बताया था। यस और नो में जवाब देना। प्रोसीजर बताया था कि नहीं बताया था? बता भाई, प्रोसीजर बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया है। एक कह रहा टाइमलाइन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, प्रोसीजर बताया था। सर पहले तो ये बताओ, ये ट्राइंगल बन रहा है जी, बना देते हैं ट्राइंगल। तीनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, फटाफट बना ले भाई ट्राइंगल फटाफट। तो सर ये आ जाएगा x प्लस, सॉरी ये वाला लाइन मान लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, और x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, और सर ये आ जाएगा, हाँ बताया था, 5x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0। और मान लेते हैं कि सर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है एबीसी। अब मुझे ये तीनों वर्टेक्स बता दे भाई जल्दी से। हाँ वर्टेक्स आपको कैलकुलेट करके बताने पड़ेंगे। तो ये काम करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। यहां पर कितना है? 3। चलिए घटा देते हैं, तो सर ये हो जाएगा माइनस y प्लस 5 बराबर 0। y की वैल्यू आ गई सर 5, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो भाई 10 में से ये आएगा -7। देखना -7, 5 सेट बैठ रहेगा, -14 प्लस 15 1, बिल्कुल सही, ये ठीक है सर। ए के वर्टिसेस बता सकते हो? इन दोनों को से सॉल्व करना है तो इस वाली इक्वेशन देखो जरा, 5x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि गेम चल क्या रहा है। मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, मतलब x और y की वैल्यू निकाली।
एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर कर ये आ गई। अब मैं इन दोनों की मदद से सर ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूं ए। वैसे तो ये काम आपको करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, तुमने तो पैसे दिए, तुम थोड़ी करोगे, है ना, मैं करके दिखाता हूं, शाबाश। हाँ, दोनों जोड़ दो सर, ये आ जाएगा 9x -3 बराबर 0। एक्स की वैल्यू आ रही है भाई 1/3, और अगर x 1/3 है ना, तो 3y बराबर 1 - 2/3। ये 1/3 सर, ये 1/9 है। फिर हे भगवान, इतना खतरनाक पॉइंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ है ना। अब आजा बेटा इधर, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5x - 6y -1 बराबर 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 6y -9 बराबर 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, 8x - 10 बराबर 0। x की वैल्यू आ रही है बेटा 5/4। देखना जरा, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या। x अगर 5/4 है तो 6y इज 5/4 -1 1/4, 1/24 है। 6y तो 1/24 हुआ ना ये। भाई साहब, एक तो ये ब्लॉक होगा आज डूडी सर के नाम पे ही डूडी सर रोस्टेड यू। तो वो जो कोयले थे रोस्ट करने के बाद में, वो तेरे कहीं पे तुझे गिफ्ट कर दिएगा उसने। इतना तेरे को दर्द हो रहा है, बोले सर डूडी सर ने आपको रोस्ट किया, वो जो कोयले थे वो मेरे ऊपर कहीं गिर गए हैं, आप उसका बदला लो। अब छोड़ दे भाई, इधर आ जा। 7/28। अबे ये कैसे हो गया। 5/4 -1 और 6y, ये तो 1/4 आ रहा है। मैंने किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। यहां पे देख भाई, 5/4 -3 -2y। हाँ यार, यहां से 7/8 आ रहा है, ये कैसी बात हुई। अच्छा, 5/4 पुट करना है, ओहो। 25 में से 4 गए, 21/4, और ये 6y, यहां पर 6 भी आएगा। 7 और 5/4 पुट कर दे यार, देखना, और ये आ जाएगा सर 6y। बिल्कुल सही, जल्दी से बता दो सर। ये आ रहा है 21/4 और यहां 6, ये y। 7/8 आ रहा है। मैं कब से, बच्चे चिल्ला रहे हैं बेचारे, बट बीच में एक जब से लगा हुआ था, रोस्टेड यू हो गया, अब चुप। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सर ये बात क्लियर होगी। अब हमें ये वाला जो पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, इसको इसके अंदर घुमाना है। वी वॉन्ट कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, मान लेते हैं सर इस पॉइंट को P। तो 3 कंडीशन लगानी है, ध्यान रखना। कंडीशन नंबर 1, अगर आप ट्राइंगल के अंदर चाहते हो तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में P और पॉइंट B सेम साइड में होनी चाहिए। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड पे होनी चाहिए। लगा दो कंडीशन, सेम साइड पे होनी चाहिए, मतलब कि ये इसके अंदर पुट करेंगे कि 5α - 6α स्क्वायर -1, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट किया, फिर सर इस पॉइंट को भी इसके अंदर पुट किया, दैट इज 5 इंटू -7 -6 इंटू 5 -1। सर ये दोनों पॉइंट सेम साइड पे होनी चाहिए, मतलब इन दोनों एक्सप्रेशंस का साइन सेम होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, है ना। अब आ जाइए सर सेकंड। सर इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम साइड में होने चाहिए, ले भी रख दे। तो ये आ जाएगा 2α + 3α स्क्वायर -1, और सर इस पॉइंट को इसके अंदर रख दीजिए, दैट इज 2 इंटू 5/4 + 3 इंटू 7/8 -1, दैट शुड बी पॉजिटिव, है ना। और तीसरा जो है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P और ये सेम साइड में होनी चाहिए, तो इसको इसके अंदर रख दे, इसको इसके अंदर रख दे, आंसर, बस खेल खत्म। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि सर करना तो यही है।
अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर -3 और फिर सर 1/3 और 1/9 को इसके अंदर रख दे, दैट इज 1/3 प्लस 2/9 -3, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से सॉल्व फॉर अल्फा एंड टेक इंटरसेक्शन, दैट इज योर एफएनएफ, है ना? कैसा लगा? एसएमजे लिखकर भेजिए प्लीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो सर ये काम तो हमारा बहुत आसानी से हो गया। अब इसमें एक जो अच्छी चीज है जिसको आप थोड़ा सा बढ़िया मेथड बोल सकते हो, उस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, दैट इज मेथड 2। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं सर मेथड 2 की। अरे हाँ, मेथड 2 में क्या बोलेंगे हम कि भाई साहब ये अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर कहां लाया करता है? तो सर अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर जो है, पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर है। तो सर अल्फा की जगह एक्स यहां पुट कर दीजिए, तो ये कर्व आ जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर लाई करता है, एग्रीड? तो इस कर्व का कितना हिस्सा इन तीनों लाइंस द्वारा बनाए गए ट्राइंगल में आता है? हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ गए? तो सर एक काम करते हैं, थोड़ी एग्जैक्ट प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर बात समझ में आएगी। देख भाई, ठीक है, हाँ आराम आराम से देखना साथ में। पहले मैंने क्या किया, इन तीनों लाइंस को प्लॉट किया। एक्स की वैल्यू 1/3 आ रही है, वाई की वैल्यू 1/2 आ रही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अपने को हाँ, यहां कहीं पर 1 मान ले, यहां कहीं पर 2 मान ले, यहां कहीं पर 3, यहां 1, यहां 2, यहां 3, ऐसे चलता जाएगा, देख लेंगे। जो ये पहले वाली लाइन है सर, उसको अगर हम प्लॉट करें एग्जैक्टली, तो y को 0 पुट करने पर x 1/2, दैट इज एग्जैक्टली हाफ, और y 1/3। ठीक है ना? तो सर ये कुछ लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है सर दिस इज हाफ, और ये वाली वैल्यू होगी 1/3। ये वाली लाइन, ये वाली ध्यान रखना, इसको L1 बोल रहा हूं, तो दिस इज द लाइन L1। इसको प्लॉट करो भाई, दूसरी वाली लाइन को प्लॉट करो फटाफट। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x आ रहा है 3, ठीक है, और वैसे आ रहा है 3/2, 3/2 होता है 1.5, 3 और 3/2, बहुत बढ़िया सर। तो यहां पर आएगा 1.5, यहां 3। तो सर ये लाइन कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है मुझे, है ना? सेट लग रहा है, देखना जरा। हाँ, तो सर ये वाला पॉइंट हो गया 3/2 और ये वाला पॉइंट हो गया जी 3। अब इसको और प्लॉट कर लेते हैं सर, ये आएगा 1/5 और 1/5 तो यहां कहीं हो गया। y की वैल्यू 0 पुट करने पर, x की वैल्यू 0 पुट करने पर सर ये आ रहा है -1/6। तो ये लाइन सर कुछ ऐसी जाएगी। बोलो यहां तक एग्री है क्या? दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है सर। कितने लोगों को ट्राइंगल दिख गया भाई कि सर वो ट्राइंगल जो बन रहा है दैट ट्राइंगल इज दिस? है ना? वो जो ट्राइंगल है वो ये वाला है। अब y बराबर एक्स स्क्वायर, आई नो वैसे तो हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर सर ऐसा ग्राफ बनता है, और बहुत ही बेसिक सा ग्राफ है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है भाई। ठीक है, अब वो ग्राफ बनाने से पहले पता है क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ऐसे। ठीक है ना? तो इस y बराबर एक्स स्क्वायर का कितना पोर्शन जो है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, कितना पोर्शन इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। जितना पोर्शन इस ट्राइंगल के अंदर आए उसका x कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा, बस वही आपका आंसर है। समझ गए? तो y बराबर एक्स स्क्वायर का जो है
हाँ, y बराबर एक्स स्क्वायर का जो है वो कितना पोर्शन इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने पॉइंट छोड़ रखा है वो पॉइंट तो सर इस कर्व पे घूम रहा है, और साथ में हमें बोला गया कि अल्फा की वैल्यू बताओ सच दैट कि वो इस ट्राइंगल के अंदर लाई करे, है ना, उस ट्राइंगल के अंदर लाई करे। तो खींच दिया। अब ऐसा नहीं है कि रैंडमली खींचा जाएगा, नहीं, आपको y बराबर एक्स स्क्वायर का हर एक लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना पड़ेगा कि किसको कितनी बार काट रहा है ना, है ना, किसको कितनी बार काट रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? एक कह रहा है डोंट क्रॉस लिमिट सर। अच्छा, तो तू ये अपने शब्दों पे भी लगा ले भाई, है ना। कौन लोग आज जी, कहां से आ गए भाई? हम्म। तो सर अब सर कैसे पता चलेगा कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 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 और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसके नीचे से गुजरेगा तो वही। अब यहां पर पता है क्या है, यहां पर आपको इस कर्व को इस लाइन के साथ सॉल्व करना है, मतलब y की जगह एक्स स्क्वायर रखो, क्वाड्रेटिक बनी, यहां से पता चला कि y बराबर एक्स स्क्वायर इसको कितनी जगह काट रहा है। फिर सर इसी कर्व को इसके साथ सॉल्व करो, और फिर इसी कर्व को सर इसके साथ भी सॉल्व करो, सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और फिर आपको पता चलेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। तो ये थोड़ा क्रिटिकल काम है, जबकि ये वाला आसान है, इसमें तो कुछ नहीं सर, ये कांस्टेंट बनेगा, इसको अगर पॉजिटिव है तो डिवाइड कर देना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, नेगेटिव है तो भी डिवाइड कर देना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। सॉल्व सिर्फ इतने ही पार्ट को करना है, सॉल्व सिर्फ इतने ही पार्ट को करना है, सॉल्व सिर्फ इतने ही पार्ट को करना है। सर ये तो फिर 3 सिंपल इनइक्वालिटी बन गई, जो कि हम वेवी कर्व मेथड के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, द पॉइंट विल बी इनसाइड, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो लिख कर भेजो। तो इसमें ज्यादा परेशान मत होना कि सर आपको कैसे पता कि ये इसको यहां काटेगा, कि मैंने अभी रफ डायग्राम बनाया, मुझे पहले इसको और इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, एक कर्व तीनों लाइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तो बट ये देखने में अच्छा लगता है कि हाँ यार, इसका इतना पोर्शन हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि इतना पोर्शन इस ग्राफ के अंदर आया, इस ट्राइंगल के अंदर आया, ठीक है। बट हाँ, कैलकुलेशन इफेक्टिव ये वाला ही है। कुछ बच्चे आंसर भी बताते थे शुरू में, -3/2 से -1/2 ऐसा कुछ आंसर लिख रहे थे, शायद वैसा ही कुछ आंसर है, ठीक है। और बहुत सिंपल सिंपल इनइक्वालिटी बन रही है, हर एक का रूट आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला देख लेना प्लीज, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर, व्हाट इज ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। हाँ, 1/3 1/2 ऐसा कुछ आएगा, वो किताब में भी उसमें आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल के दिखाए हैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही। तो चैट ऑफ करके ही पढ़ा लिया जाए। बिल्कुल सही। ऐसे ही भाई मुंह से कुछ और निकलवा देंगे, फिर क्लिप काटते घूमेंगे, क्योंकि वो कोई नहीं देखता कि बच्चे ने क्या लिखा, वो जरूर सुनते हैं कि टीचर ने क्या बोला, है ना। पर कोई बात नहीं, वो तो मैं जानता भी हूं कि बच्चा भी नहीं है वो तो कोई, है ना। चलिए, तो इसलिए मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। और अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैं तो कितनी बार खुले में बोलता हूं भाई, तेरे को मेरे से नहीं समझ में आ रहा, किसी और की क्लास में जाके पढ़ ले। हाँ बिल्कुल, तेरे को तो 2-2 बैचेस 3-3 बैचेस मिले हैं शायद, है ना, 1.0 वालों को 2.0 का भी एक्सेस मिला है, वरना खजाना है, यूट्यूब है, बहुत सारी जगह है, वहां पढ़ ले। बट तुझे करनी है स्पैमिंग, क्लिपें कटवानी है सर हमें, तो कटवा ले फिर। ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, जो ये टॉपिक है ना, इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे इमेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक पॉइंट की एक लाइन में इमेज निकालनी आती है, जो आज क्लास में आते ही रिकैप का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर वो काम करना आता है दैट मीन्स गेम खत्म। बट इसको पूरे डायग्राम को एक नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th में आपने कौन सा चैप्टर होता है जिसमें ये सब बनाते हैं, प्लेन मिरर,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, रे है ना, शायद उसी का नाम रे ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं सर दिस इज मिरर, इस पर एक इंसिडेंट रे आई, दिस इज इंसिडेंट रे, और टकरा कर चली गई। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हाँ, तो ये वाली जो है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर के साथ हो रहा है भाई, ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली जो है सर दिस इज इंसिडेंट रे, ये मिरर है, समझ गए। और अगर मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ करूं, सर नॉर्मल क्या होता है, इस लाइन को हम बोलते हैं सर नॉर्मल। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल, जो मिरर के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये वाला एंगल जो है सर ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं सर दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम बोलते हैं दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सर प्लेन मिरर वाले केस में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। अब ये दोनों एंगल बराबर है तो सर आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाले दोनों एंगल भी बराबर ही होंगे, है ना। ठीक है, तो ये आई और आर हटाकर मैं थीटा थीटा बोल देता हूं। ठीक है, ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से गेम समझ में आ गया। अब होगा क्या, कुछ नहीं, आपको इनमें से कोई दो लाइंस दे देगा या कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, तीसरी लाइन या कुछ इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कि भाई इंसिडेंट रे, एक लाइन की इक्वेशन दे दी, जैसे इस लाइन की इक्वेशन दे दी, वो इसको आके टकराई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में बताओ वो किस पॉइंट से पास करेगी, या रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आपको ये डायग्राम बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो स्लोप वाले मेथड से भी जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है एक चीज का इस्तेमाल और करते हैं, अब वो चीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये वाली लाइन है, इसको आगे एक्सटेंड करो, सर फिजिक्स के लिए ये रे है, यहां पर आकर टकराकर चली गई, बट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो आप इस लाइन की इक्वेशन दे रहे हो, और लाइन कभी रुकती नहीं है कहीं, ये आगे ही आएगी, है ना। फिजिक्स के हिसाब से ये आई टकराकर चलेगी, उनके लिए रे है, हमारे लिए क्या है सर, हमारे लिए तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब मजेदार बात क्या है, इंसिडेंट रे पर लाए करने वाले किसी भी पॉइंट को उठाओ, जैसे मान लो यहां पर आपने कोई भी एक पॉइंट उठाया P। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, ऊपर ले लो, पीछे की ओर, इसकी मिरर इमेज निकालो, किसमें, मिरर में। ठीक है, इसकी मिरर इमेज निकालिए मिरर में। तो सर जब हम इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो वो मिरर इमेज रिफ्लेक्टेड रे पर लाई करती है, दिस इज इमेज। हाँ, ये और ये डिस्टेंस बराबर और ये एंगल 90 डिग्री, मतलब आप लिख सकते हो एनी पॉइंट ऑन इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑफ, मतलब डायग्राम से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे, इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे, अच्छा इमेज किसमें, इमेज किसमें, इन मिरर। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड रे, लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये बात क्लियर है भाई, सर एकदम क्लियर है। और सेम है सर, अगर हम जैसे ये वाली इंसिडेंट रे है, यहां पर भी एक पॉइंट लाई कर रहा होगा, बिल्कुल सही, इसकी इमेज मिरर में निकालें तो सर वो इंसिडेंट रे पे लाई करेगी। ठीक है, ये जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ये बड़ी काम आती है इक्वेशन निकालने के लिए, या फिर जो भी जानकारी आपसे पूछी है वो वाली निकालने के लिए। इसको प्रूव भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये मिरर, ये इंसिडेंट रे, इसको आगे एक्सटेंड किया, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और सर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल सर 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये और ये एंगल बराबर है इसमें। यहां पर कोई भी पॉइंट लोगे उसको पहले ही आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, मतलब इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये P और P डैश नॉर्मल पॉइंट है।
अब इतनी जानकारी से सिर्फ ये प्रूव कर दो कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये इमेज वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लग जाएगा। ठीक है, तो सर इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। एंगल एंगल सेम है, साइड कॉमन है, और एक ये वाला, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। उसके बाद में ये दूरी और ये दूरी बराबर। जब ये दूरी और ये दूरी बराबर हुई तो अब आप बोल सकते हो कि इसकी इमेज इस लाइन के अंदर यही होगी। खेल खत्म। ठीक है, अब सर इसको हम डायरेक्टली सवालों पे यूज करना सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स आपको समझ में आ गया। ऑप्टिक्स इज बेसिकली उन सवालों में वर्ड यूज किया जाएगा जहां पर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, ये सब लाइनें बोली जाएंगी। इसको हम नॉर्मल रे बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। उल्ट इस तरफ भी जा सकते हो कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं इंसिडेंट रे पर, उसकी मिरर इमेज इसमें नॉर्मल में, तो वो भी इस पे लाई करती है रिफ्लेक्टेड रे पर। ठीक है, तो वो भी है। अब सर सवाल कैसा बनेगा, मैंने कहा ये देख, इंसिडेंट रे इज अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग एक इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है जी, गॉट रिफ्लेक्टेड बाय दिस, रिफ्लेक्टेड बाय दिस मतलब एक डायग्राम अगर मैं रफ सा बनाऊं तो ये इंसिडेंट रे आई और किससे रिफ्लेक्ट हुई सर, इस लाइन से, दैट इज y बराबर x-1, इससे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो ये है जी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट इज मिरर। तो ये क्या हो जाएगा सर, दैट इज x-y-1 बराबर 0। ठीक है, अब ये बताओ इंसिडेंट रे की इक्वेशन क्या है। अब इसको फटाफट सोच के बता दो कैसे करोगे। ये मिरर की इक्वेशन, दिस इज 3x -4y-5 बराबर 0। आपको किस किस की इक्वेशन बतानी है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की। मतलब सर एक तो ये सवाल है और एक यहां पर जो नॉर्मल लाइन होगी उसका भी सवाल है। शुरू हो जाइए, कैसे करना चाह रहे हैं आप, जल्दी से, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। देखो नॉर्मल की इक्वेशन तो बहुत आसान है। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखते ही तो सर गेम ही खत्म हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली कितने लोग मुझे ये वाला पॉइंट बता सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है इसको आगे कहां काटेगी, तो सर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 3x -4y -5 बराबर 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को अगर मैं घटा दूं सर ये आ जाएगा -y और ये आएगा सर -2। तो y की वैल्यू सर -2 आ रही है। तो y की वैल्यू अगर -2 आ रही है तो सर x है y+1 और ये आएगा सर -1। तो -1, -2 ठीक लग रहा है ना। -2 8 और 5 13, 8, हाँ ठीक है। तो सर ये वाली लाइन आ गई। अच्छा आपने बोला था कि नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होती है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो सर इसका स्लोप कितना है, y बराबर mx प्लस c फॉर्मेट में जाओगे दैट इज 1। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1, इसका नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल। बस ये रहा पॉइंट, ये रहा स्लोप। तो नॉर्मल की इक्वेशन तो सर एक ही झटके में आ गई। तो सर पॉइंट ये रहा, दैट इज y+2 बराबर -1 x+1। ठीक है भाई, चलिए अब सर बात रही रिफ्लेक्टेड रे की। जल्दी से बताओ रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन कैसे निकालने वाले हो। कुछ बच्चे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन के लिए भी सर यही बोलेंगे, सर रिफ्लेक्टेड रे पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके लिए वो क्या जानकारी यूज करते हैं, ध्यान से देखना कि सर एक काम करते हैं, एक हाँ मतलब इसका मेथड 1, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालने का मेथड 1, तो वो ये वाला एंगल बराबर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इस लाइन का स्लोप आप सभी को दिख रहा है, दैट इज 3/4। इस लाइन का स्लोप आप सभी को दिख रहा है सर -1। सर इस लाइन का स्लोप ही तो निकालना है, और ये थीटा थीटा दोनों तरफ से बराबर है। तो मेथड 1 में वो बोलेंगे कि सर tan थीटा बराबर tan थीटा। बिल्कुल फेयर इनफ कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितना एंगल बनेगा उस पे जो tan की वैल्यू होगी वही इसके और इसके बीच में होगी। तो पहले इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल लिख दो जिसमें एक का स्लोप -1 है और एक का स्लोप 3/4 है।
तो क्या बोलोगे सर, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये टेन थीटा आ गया सर। और सर यहां से भी ये लो, ये दो लाइंस हो गई, इनके बीच का स्लोप, सॉरी इनके बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, m1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बस। तो यहां से मेरे ख्याल से m सॉल्व किया जा सकता है। करें, ये कितना आ जाएगा जरा देखना सर, ये आ जाएगा ऊपर 7/4 और 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो सर ये वैल्यू पूरी की पूरी आ रही है 7, और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m का मॉड। ठीक है, चलिए अब शुरू हो जाते हैं। तो सर एक बार अगर हम इसको इधर भेजें तो 7 इंटू 1 माइनस m बराबर m प्लस 1, ठीक है, मैंने मॉड हटा दिया, और एक बार मैंने ये प्लस साइन के साथ हटाया, एक बार माइनस साइन, मतलब किसी भी एक तरफ माइनस लगा दो, तो -7 की तरफ लगा दिया मैंने। अब यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, -7m इधर गया 8m और 7 माइनस दैट इज 6, तो यहां से m की वैल्यू आ रही है सर दैट इज 3/4, और सर यहां से आपके पास में -7 प्लस 7m बराबर m प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 6m बराबर 8, और यहां से m की वैल्यू आएगी सर 4/3। तो m की वैल्यू हमें 4 लेनी है कि 3, मतलब 3/4 लें कि 3/4 लें कि 4/3 लें? सर 3/4 वाली लाइन तो ऑलरेडी आपके पास में है ना, जो इसके साथ एंगल थीटा बनाती है और जिसका स्लोप 3/4 हो, तो वो आपने ले तो रखी है ना। अब की बार कौन सी लाइन लेनी होगी सर, जिसका स्लोप 4/3 हो। तो सर हमारे पास में इसकी इक्वेशन आ गई, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे की एक ही इक्वेशन आएगी, ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है वो क्या है, आप एंगल इक्वेट कर रहे हो। इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाने वाले कितनी लाइंस हैं, तो एक ये वाली लाइन खुद है जिसका स्लोप 3/4 है, 3/4 यहां से निकल कर भी आया। दूसरी लाइन ये है जिसका स्लोप 4/3 है, तो हम सिर्फ 4/3 लेंगे, पॉइंट ये रहा, दैट इज y प्लस 2, और यहां पर आ गया 4/3 और x प्लस 1। ये जो मेथड मैंने यूज किया है, अगर मैं आपको ऑप्टिक्स नाम की जानकारी नहीं भी देता कि उसकी पॉइंट की इमेज इसके ऊपर लाई करेगी, तब भी आप इस मेथड को कैरी करने में एकदम सक्षम थे, बिकॉज मैंने दोनों तरफ से एंगल ही तो इक्वेट किया है, और ये बात हम एंगल बिटवीन द लाइंस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको डायग्राम पे दिखाई दे रही है उसको कन्वर्ट कर दो इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो गया सर मेथड 1। मेथड 2 वाला गेम भी देख लेते हैं सर। मैंने कहा क्या है भाई मेथड 2, कि वही जो आपने बताया अभी। मैंने कहा क्या, बोले एक कोई भी लाइन हो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका इमेज इस पे लाई करेगा। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, ये सब हटा दो, अरे अभी गड़बड़ हो जाती, ठीक है, ये सब हटा दो, मतलब एक डायग्राम अलग ही बना लेता हूं। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा मेथड हम लगा रहे हैं। ये लो सर, इंसिडेंट रे ये रही, टकराकर ये ऐसे गई, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे आएगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे पर लाई करने वाला एनी पॉइंट की मिरर इमेज इन दिस मिरर लाइज ऑन दिस, और एक लाइन के ऊपर अगर आपको दो पॉइंट पता चल जाए, क्योंकि एक पॉइंट आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, मुझे बस एक पॉइंट और चाहिए इस लाइन के ऊपर, फिर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा 2 पॉइंट फॉर्म में। बोले सर बहुत बढ़िया। अब मुद्दा ये आता है कि सर इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लें। एक लाइन के ऊपर अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इनफाइनाइट, उस इनफाइनाइट में से कोई सा भी ले ले, कोई सा भी, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये तो इसके ऊपर ही बैठा है। इसको छोड़कर इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले ले। सर ये पॉइंट हमें लेना नहीं आता इक्वेशन से। 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो x और y का वो पेयर, x कॉमा y का वो पेयर जो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, वो उसके ऊपर एक पॉइंट होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोले कि सर अगर मैं y को 0 रख दूं, x आ रहा है 5/3, यस ये पॉइंट भी चलेगा। फिर सर अगर मैं x को 0 रख दूं और y आ रहा है -5/4, ये भी चलेगा, ठीक है।
फिर सर आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ये कितना आ रहा है 3x माइनस 5/4 बराबर y। तो सर अगर हम x की जगह -1 रखें तो y की वैल्यू आ रही है -2। वो ऑलरेडी एक पॉइंट है, इसको मत लेना बिकॉज ये ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। हमें थोड़ा अलग चाहिए, तो कोई सा भी ले ले 5/3, 0, 0, -5/4। या एक काम कर, इसको x की जगह 1 लिया तो ये हो जाएगा -2/4 दैट इज -1/2। तो मैंने 1, -1/2 लिया है और मुझे पता है कि सर शायद आप घर से हो सकता है इस सवाल का जवाब रट के आए हो, तो हो सकता है कि सर 1, -1/2 की ही मिरर इमेज यहां पे लाए करे, फिर उससे जो इक्वेशन आए वो हमारी इस इक्वेशन से मैच करे। मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, तू 5/3, 0 भी ले ले, तू 0, -5/4 ले ले, जो भी लेना है ले ले, ठीक है। बट उसके बाद में ये वाला पॉइंट बता, इसकी मिरर इमेज इसके अंदर P' ये वाली। अब फटाफट मुझे P' बताओ। तो P' के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सर अल्फा, बीटा। सारी जिसमें हम मिरर इमेज निकाल रहे हैं उसकी सारी टर्म्स एक तरफ लिखी हुई है। तो अल्फा -1 अपॉन x कोऑर्डिनेट दैट इज 1, फिर बीटा माइनस ऑफ हाफ दैट इज बीटा प्लस हाफ हो जाएगा, अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज -1। इमेज निकाल रहे हो तो -1 आएगा कि -2? सर -2। तो ये पॉइंट इस लाइन के अंदर पुट कर दीजिए सर, यहां आएगा -2, x की जगह 1, y की जगह -1/2, -1 होल डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम। बस रूट वूट नहीं आएगा, इधर मॉड भी नहीं आएगा। तो सर ये कितना आ गया अल्फा -1 और ये आ जाएगा बीटा माइनस बीटा -1/2। ये और ये कैंसिल कर दे, -1/2 ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर, अल्फा कितना आ गया 1 -1/2 दैट इज हाफ, और यहां से बीटा कितना आ जाएगा भाई, ये कैंसिल, बीटा 0। तो सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 0.5 आ रहा है, ठीक है। अब 0.5 आ रहा है तो इस लाइन का स्लोप बता दे भाई, ले। तो स्लोप कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो सर -2 डिवाइडेड बाय -3/2 और इसका स्लोप हो जाएगा सर 4/3, और यही स्लोप आपने यहां से निकाला था, ये रहा, ठीक है। तो ये स्लोप आ गया, ये रहा पॉइंट, खेल खत्म, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप इसको। नॉर्मल की इक्वेशन तो बहुत आसानी से निकल आई। आई होप ऑप्टिक्स प्रॉब्लम में आपको अब कोई दिक्कत होगी नहीं। जल्दी से इस सवाल का डायग्राम बनाइए और आगे बढ़े। अच्छा हाँ, चैट ऐसी डिसेबल की कि इनेबल करना ही भूल गया। अब ऊपर पेज नंबर मैं इसलिए लिख के लाने लगा हूं क्योंकि ये सब सवाल आपके उस पेज पे प्रिंटेड है, तो आप जो है उसको वापस नोट ना करें, बस इतना सा हिंट देने के लिए। रॉन्ग स्लोप, अबे स्लोप रॉन्ग नहीं है भाई, वापस तू एक बार कैलकुलेट कर फटाफट। सर इमेज कोऑर्डिनेट्स बाके वाले फॉर्मूले में क्या जिस लाइन में वैल्यू डालते हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए? ना 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 ना, ना। कुछ भी नहीं। वैसे ये तो बाय डिफॉल्ट यार, अगर आप इस पॉइंट की इमेज निकाल रहे हो तो इसी पॉइंट के इसके अंदर कोऑर्डिनेट डालोगे इस लाइन के अंदर। अब कौन सी लाइन परपेंडिकुलर बोल रहा है? ये तो एक पॉइंट है, ये लाइन। हाँ, इमेज वाली लाइन, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जिस लाइन पे लाई करेगी, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर ही होती है बेटा, मिरर। सर डायरेक्ट भी स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने आपको पिछली क्लास में एक मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। आप वहां से जाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सर इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? अरे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हे भगवान, इमेज वाला फॉर्मूला, इमेज के लिए -2 आता। पिछली बार बताया नहीं था क्या यार? लास्ट क्लास में मैंने इमेज और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आई बिलीव फॉर्मूला बताया है ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहां पर -1 आता है, इमेज में -2 आता है।
अब जैसे मैंने इसका प्रूफ बताया था इमेज के लिए, वैसे ही जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, वैसे ही जब आप इमेज के लिए करोगे तो वहां पे -2 दिख जाएगा। मैंने एक आपको वो रेशियो वाला थोड़ा बहुत याद होगा तो। मामू हम दोनों पॉइंट को मिरर से निकालकर इक्वेशन बना सकते हैं। दोनों कौन से पॉइंट है भाई? दोनों पॉइंट कौन से? इसकी मिरर इमेज निकालेगा, ये तो मिरर के ऊपर ही रखी हुई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर ही लाई करती है तो उसकी मिरर इमेज वही आ जाएगी। तो अगर तू ये सोच रहा है कि -1, -2 की मिरर इमेज मैं इस लाइन में निकालूं, तो निकाल के देख, यही पॉइंट फिर से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ, आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक कोई और भी पॉइंट ले सकते हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर जैसे आपने एक पॉइंट ये लिया तो मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, दैट इज 5/3, 0, तो इन दोनों की मिरर इमेज निकालकर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख दूं, हाँ वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने दोनों लाइंस एक्सटेंड करें तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं सर? इफ यस जो स्लोप होगा, नहीं 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 नहीं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर हो ऐसे जरूरी नहीं है भाई, और परपेंडिकुलर नहीं होगी क्योंकि अगर मान लो ये लाइन इधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड है, थीटा जो है वो π/4 नहीं है भाई, सॉरी थीटा जब π/4 होगा तब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो थीटा सिर्फ अभी बराबर है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है। थीटा 45 हुआ तब रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगी। बहुत बढ़िया, आ जाइए। क्या है, डायग्राम बना लिया। सबसे पहले सिंपल काम, सुंदर डायग्राम। सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट 3, 10, द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट स्ट्राइक्स दिस। तो इसको स्ट्राइक कर रही है तो पक्का सर ये तो मिरर होगा, और आपने इस पॉइंट पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है 3, 10 पर। यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, इसको टकराई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू 7, 2। 7, 2 से पास करती है रिफ्लेक्शन के बाद में। तो मतलब सर ये वाली रे जो है ये इंसिडेंट है, ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्टेड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की आपको इक्वेशन चाहिए, बोलो। तो सर अगेन गो बाय द मेथड। मैंने कहा कौन सा मेथड? देख इधर, अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं इंसिडेंट रे को, और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दूं, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि अगर ये पॉइंट P है, इंसिडेंट रे पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज इन द लाइन, दिस इज P डैश, लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे पे आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। सिमिलरली अगर ये पॉइंट Q है तो रिफ्लेक्टेड रे पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज अगर आप निकालोगे, ठीक है, हाँ है ना, तो ये वाली मिरर इमेज इंसिडेंट रे पर लाई करती है ना? क्या ये बात समझ में आ गई? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर नहीं होती बेटा, जब थीटा 45 डिग्री हो तब हो सकती है। ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड। तुम बोल रहे हो थीटा π/4 होगा, हमेशा नहीं होता है, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा भी हो सकता है, ये देख कि ये इसके पास से आई और ऐसे पास से चली गई, फिर ये इधर से आई इधर चली गई, फिर ये इधर से आई इधर चली गई, फिर ये इधर से आई इधर चली गई। इन सभी में कहां है थीटा 45? कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं होता है। शुरू हो जाओ। तो बेसिकली सर 2 इमेज निकालनी है हमें। मैंने कहा हाँ यार ठीक है। सर मान लेते हैं कि ये पॉइंट अल्फा बीटा है, इमेज निकालनी किस में है सर? इस लाइन में। शुरू हो जाओ, फटाफट अल्फा बीटा बताओ। तो सर अल्फा -3, आप लोग कैलकुलेशन चेक करना, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 2, बीटा -10 अपॉन वाई का कोफिशिएंट दैट इज 1। इमेज निकाल रहे हो तो -2 आता है, फिर उस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज 2 × 3 + 10 - 6 होल डिवाइडेड बाय सर एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम ओनली। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट, मेरे ख्याल से ये गेम समझ में आ गया। ये और ये गया सर, ये आएगा वैल्यू 2, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी -4। तो दिस इज अल्फा -3/2 बराबर बीटा -10/1। इन दोनों को इक्वेट करोगे
तो अल्फा इज -8 + 3 बराबर -5, और इन दोनों को इक्वेट करोगे सर, बीटा जो है -4 + 10 बराबर 6, तो सर ये हो गया -5,6 है ना। तो सर ये एक इमेज मैंने एक पॉइंट निकाल के दिखा दिया, ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना। अब देख, कुछ लोग बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन, अरे भाई एक लाइन के ऊपर तुझे दो पॉइंट मिल गए, ये रहे और ये रहे, बना दे। और सिमिलरली ये काम अब खुद करना है, ठीक है, तो मैं इसको दे रहा हूं, डू इट बाय योरसेल्फ, कर लोगे? हाँ या ना, जल्दी से बताइए प्लीज। अरे इसकी इमेज निकालनी है, ये वाला पॉइंट आ गया, दो पॉइंट्स आ जाएंगे, खेल देंगे कहानी सर। अरे AHC के कहां हो गया? ठीक है ठीक है। अब इस पे ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं भाई। इनफैक्ट मतलब मैंने उसको इस जगह से हटाकर, इस जगह से हटाकर कहां जमा दिया है वो मैं बताता हूं। आई बिलीव ये रहा, देखना, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, ये देखो सेम ही डाटा है शायद। अरे वाह, ऐसा कुछ और भी सवाल है इसमें, आराम से देख लेना। हाँ, और भी सवाल है इसमें, देख लीजिएगा प्लीज, आज डिब्बी आपके लिए थोड़े एक्सटेंड किए गए। चलो, तो मेरे ख्याल से इतना आप संभाल लेंगे, बहुत बढ़िया। अब कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूं जो कि आप जानते भी होंगे, बट कुछ कुछ जानकारी आपके लिए नई भी होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ये तुमने रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा क्या भाई? मुझे बता तो दो। अब कौन सा चैप्टर हुआ करता था? ऑप्टिक्स होता था क्या क्लास 10th में नाम? क्लास 10th के एक चैप्टर का नाम यार, जिसमें वो आई वाला डायग्राम बनता है, उसमें इतना तो पढ़ा होगा कि एक लाइन आई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। हम नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होंगे। हाँ, लाइट, ओहो, क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर, शायद सेकंड नंबर का, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड्स भी बहुत बड़ा था भाई। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ, उसमें तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पता नहीं क्या क्या तुम पढ़ रहे थे, आंख का डायग्राम बनाओ, 5 नंबर का आता ही आता है ना। तो वही गेम है, यहां पे कुछ अलग है। अब दो तीन सिंपल सिंपल सी बातें मैं आपको बताता हूं, उसको मैं एज ए इंफॉर्मेशन लिख के लाया हूं, क्योंकि वो क्या होती है, सवाल में यूज होती है। ध्यान से देखना बेटा। यस, एक कोई रैंडम ट्राइंगल है, सुनते जाना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस यस नो में गेम खेलना है अपने को। एक कोई रैंडम ट्राइंगल है, वर्टेक्स बी पे बनने वाला एंगल, इसकी बाइसेक्टर हमने ड्रॉ की, मतलब कि सर ये जो लाइन है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो सर ये लो और ये लो, ये इसको जाकर पी पे कट करती है, तो ये जो बीपी लाइन आपने ड्रॉ की है, दैट इज नथिंग बट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एट वर्टेक्स बी। ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, और वो सिंपल सी चीज क्या है, मैंने वर्टेक्स ए से, मैंने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर डाली, किसके ऊपर? इस लाइन बीपी पर, और उस परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड कर दिया, बस। ठीक है। गिवन क्या क्या था? एक ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स बी पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है लाइन बीपी, मतलब ये जो लाइन बीपी है, ये वर्टेक्स बी पर बनने वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। आपने वर्टेक्स ए से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला है, दैट मीन जब आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो पहले से ये इंफॉर्मेशन तय थी कि ये लाइन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं आप। ठीक है जी, ये लाइन इसको जाकर यहां मीट करती है। क्या हम इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? बोलो, इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स को, कौन कौन सा सर? एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। बोलो। यस सर। कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत सिंपल सर, ये एंगल बराबर, ये वाली साइड कॉमन, ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, क्योंकि हमने वो लाइन जो ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन की है, उसमें इस लाइन को हमने परपेंडिकुलर लिया है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये दूरी बराबर है कि नहीं है? सर बिल्कुल बराबर है। तो मैंने कहा देख,
स्ट्रेट लाइन में इमेज ऐसा तो है नहीं कि सच में कोई ऑब्जेक्ट है और सच में कोई मिरर है सर। जहां पर हमें एक लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन दिखे, इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की लाइन से जितनी दूरी है और लाइन की इस पॉइंट से जितनी दूरी, अगर ये दूरी बराबर हो और ये 90 डिग्री हो, तो हम किसी एक को ऑब्जेक्ट और किसी दूसरे को इमेज बोल देते हैं। एक्चुअल में वहां कोई इमेज और ऑब्जेक्ट वाला गेम है नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो इमेज है ये ए डैश है? मतलब अब इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो मिरर या इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी लाइज ऑन साइड बीसी, साइड बीसी पर लाई करेगी, है ना। और ऐसा ही नहीं है, अगर मान लो इसमें वर्टेक्स सी की भी एंगल बाइसेक्टर होती, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, वर्टेक्स ए वाली डिलीट कर दी, ठीक है। अब वर्टेक्स सी की भी एंगल बाइसेक्टर होती, मतलब दिस इज ऑलरेडी गिवन कि वर्टेक्स सी की ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लेते हैं ये क्यू पर मिलती है। फिर से मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, और मैंने अब की बार इससे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। वर्टेक्स ए से मैंने इस लाइन पर सिर्फ परपेंडिकुलर डाला था जो इसको यहां जाकर मीट करता है। क्या मैं फिर से इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? तो आंसर इज सर यस। वही सेम लॉजिक से जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी, तो मतलब वर्टेक्स ए की मिरर इमेज इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स सी लाइज ऑन साइड बीसी, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करूं तो संभाल लोगे क्या? देखना जरा, हो जाएंगे क्या ओवरलैप? अब ठीक लग रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो गया? मतलब दो अलग अलग ही ठीक है ना? कहीं पता चला सर कुछ नहीं समझ में आ रहा वो क्या हो गया था। ठीक है, तो पहली जानकारी तो ये थी कि अगर आपको कभी किसी सवाल में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रखी है तो उसमें आप वर्टेक्स की मिरर इमेज निकालो। कौन से वर्टेक्स की सर? किसी भी वर्टेक्स की निकाल लो। एक एंगल बाइसेक्टर इस वर्टेक्स से तो पास कर ही रही है, इन दोनों को छोड़कर किसी की भी निकाल लो। इसकी इमेज इस साइड पे लाई करेगी, इसकी इमेज निकालनी है मान लो, तो ये इसको आगे बढ़ाओ, इसकी इमेज जो है वो इस साइड पे लाई करेगी, ठीक है। ये टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तीसरी बहुत ही सिंपल सी चीज, दूसरी मतलब अगर मान लो ये वाला ट्रायंगल है ए, ये वाला ट्रायंगल है बी, ये वाली ट्रायंगल है सी, मतलब सॉरी ये तीनों वर्टिसेस है। अब जो साइड ए बी है, जो साइड ए बी है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। आई होप यू नो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आई होप यू नो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वर्टेक्स से पास करना इज नॉट ए कंपल्शन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सर ये और ये बराबर होते हैं। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी की, मैंने कहा मुझे तो फिर से इमेज और ऑब्जेक्ट वाला फिर से एक बार डायग्राम दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर मैं इस वर्टेक्स को ऑब्जेक्ट बोलूं तो सर ये क्या है? इमेज है, वही तो है। दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये डिस्टेंस बराबर, ये इमेज तो ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, एक ही बात है सर। इसको बोलेंगे कैसे कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक, अगर लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ले रहे हो तो एक वर्टेक्स की इमेज दूसरा वर्टेक्स होता है, ठीक है जी। तो यही तीनों बातें यहां लिखी हुई है। द इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स बी एंड सी लाइज ऑन साइड बी सी। ये जो बात उसने बोली वो बोल रहा है कि ये बी और ये सी, इंटरनल एंगल क्यों यूज किया है? क्योंकि हो सकता है कोई कल को क्लेम कर दे सर ये वाला एंगल इसकी बाइसेक्टर नहीं, वो वाली बाइसेक्टर जो ट्राइंगल के अंदर लाई करती है ये वाली बाइसेक्टर, और इसकी बाइसेक्टर ये वाली। अब वर्टेक्स ए की अगर आप इमेज निकालोगे तो ये ए डैश यहां लाई करेगी, वर्टेक्स इस बी वाले एंगल बाइसेक्टर में निकालोगे तो वो यहां लाई करेगी। तो ये दोनों इमेज साइड बीसी पर लाई करती हैं। इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड बी ए बी इज वर्टेक्स बी। ये वाली बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड लाइज ऑन सर्कम सर्कल, याद है ना? वो हम 5 जो पॉइंट लिखवाए थे उसमें किसी भी साइड में ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज निकाल लो और वो मिरर इमेज किस पे लाई करती है सर? सर्कम सर्कल पे लाई करती है। क्योंकि ये सब सर इन सभी में इमेज वर्ड यूज हो रहा है, तो सर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आ जाइए भाई,
इस सवाल का जवाब देंगे सभी लोग, क्योंकि ये एक बढ़िया सवाल है। और जहां पर भी आपको ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर ऐसा कुछ दे रखा हो तो इस चीज के बारे में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके बारे में जरूर सोचना। ठीक है, शुरू हो जाइए प्लीज, जल्दी से। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। हाँ, लैग लैग आया था क्या भाई बीच में? अरे AHCK पे ही अटका पड़ा है भाई। किस चीज में AHCK? कैसा AHCK? मैं किसी AHCK को जानता तो हूं क्योंकि ये सिखाया तो मैंने ही है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। सबसे पहले एक काम करना भाई साहब, इसका डायग्राम साफ सुथरा बना लेना, क्योंकि आप मानोगे नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 50% क्वेश्चन इज डन अगर आपको डायग्राम साफ सुथरा बनाना आ गया तो। और 99% केसेस में हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। अब रफ का मतलब ऐसे नहीं है कि ट्रायंगल ऐसे बना रहे हो ढंग से, ठीक है? हाँ है ना? अबे पोल बाद में करवा लेंगे भाई, पोल का कितना शौक है तुम लोगों को। जल्दी से। सपोज अब देखो, तुम ज्यादा देर नहीं बनाओगे तो फिर मेरे अंदर से फिर मास्टर निकल पड़ता है, बोले ले भाई तू ही बना दे। मैं इधर अपना अपना एक डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम बनाओ थोड़ा अजीब सा, ध्यान रखना। ट्राइंगल ABC, ये लो सर। y बराबर x इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल B। अच्छा, इन ट्राइंगल ABC द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल B इज y बराबर x। एक तो इसकी इक्वेशन दे रखी है, दूसरी ये बाइसेक्टर है, तो मतलब सर ये और ये एंगल बराबर है। ठीक है भाई। द इक्वेशन ऑफ द साइड AC, इस साइड की इक्वेशन आपको दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है जी। इफ 2AB इज BC, मतलब अच्छा, AB की लेंथ अगर हम मान लेते हैं सर, इस लेंथ को अगर हम बोलते हैं लेट से M, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी सर ये 2M हो जाएगी, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बात उसने बोली बस उसी को ही लिखा है। एक को M बोला तो BC 2M हो गया। द पॉइंट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली 4,6 एंड अल्फा बीटा। सर A इज दिस और B जो है दैट इज अल्फा बीटा। चलिए, अल्फा प्लस 2 बीटा पूछा, मतलब सर आपसे ये पॉइंट निकल वाला है। हैं? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या किया है? वाह। एक बोल रहा है सर आपने अगर AB को M लिया है तो BC M/2 होगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां बजा दो अपने आप के लिए। मैंने अगर AB को M बोला बेटा तो BC की लेंथ 2M, मुझे तो 2M दिख रही है, तुझे M/2 कैसे दिख रही, मुझे ही नहीं समझ में आया। बस भांग खा रखी है मतलब सर, है ना? अरे सिंपल सा, इस AB की वैल्यू M यहां पुट कर दे, या वरना हटा यार। एम वैम के चक्कर में इतना तेरे को परेशान हो रहा है, बट ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है बेटा। कैसी बात थी? ऑब्वियस सी बात थी। चलिए हटाई दो, बस इस जानकारी को यहां से उठा लेंगे। गजब है, बोल रहा सर M/2 होगी। ठीक है, अब ये पार्ट मैथमेटिक्स का नहीं है और ये डिफिकल्ट भी नहीं है भाई, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। ठीक है, इतनी क्या जल्दी है? चलिए, अब नाउ व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट डू वी हैव, हम क्या क्या कर सकते हैं सर? पहली चीज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे सिंपल चीज है सर, हमें यह पता है कि एक पॉइंट
एक कर्व के ऊपर अगर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस बीटा इज इक्वल टू अल्फा। वाह सर, कितनी निराली और एक सिंपल सी इक्वेशन निकल आई। ठीक है भाई। हाँ, और बताओ। हाँ, एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने ये प्लॉट कर दिया ना। और क्या कर सकते हैं, है ना। मिरर इमेज मैं लेना नहीं चाह रहा। एक कर और बताओ, बोलो आप सब बढ़िया, आप बताओ। अबे कार्टून इसमें बता। तो अल्फा और बीटा सर बराबर होंगे, ये बात तो जानकर बहुत अच्छा लगा। सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लगा सकते हैं कि एक लाइन, मतलब एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस रेशो में बांटती है। मान लो ये सी, ये डी, ये ए, ये बी। तो सी डी अपॉन डी ए, सी डी अपॉन डी ए इज बेसिकली बी सी अपॉन ए बी। और बी सी अपॉन ए बी का भैया आपको रेशो भी दे रखा है, तो यहां से आप बोल सकते हो सर ये पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट का करूंगा क्या मैं? ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं? ये सही है। ये डिस्टेंस निकाल कर किसके बराबर करूं बेटा? सर यहां पुट कर देंगे तो बी सी, सी तो है ही नहीं ना पता। सी क्या है, सी नहीं पता अपने को। अब ये मत बोल देना सर इसकी मिरर इमेज इसमें लोगे तो ये सी आ जाएगा, ना 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 ना। अच्छा आंसर सी है, ओहो, पता ही नहीं, सब मिक्स हो जा रहा है। तो ठीक है सर, बहुत सारी चीजें हमारे पास में करने को। एक हम एंगल बाइसेक्टर लगा सकते हैं, दूसरा हम एंगल बाइसेक्टर लगाने के बाद, अच्छा इसकी मिरर इमेज में 6,4 आएगी, है ना। देखो इमेज तो साफ साफ क्लियर दिख रही है मुझे। फटाफट पहले मुझे ये वाला पॉइंट बताओ डी। ठीक है सर, डी इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जल्दी से देखना। पहले मैं ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूं। तो सर जहां पर आपको एक्स दिख रहा है वहां वाई रख दो। तो 2y - y - 2 बराबर 0, और y की वैल्यू 2 आ गई। तो डी आ गया सर 2,2। अब यहां ईमानदारी से बताओ ए बी टी, ठीक है ए बी टी लगा रहा हूं, कितने लोगों को मतलब समझ में आ गया व्हाट इज ए बी टी? सर ए बी टी इज बेसिकली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है कि अगर एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उस रेशो में बांटता है, दैट इज ए डी अपॉन डी सी, दिस अपॉन दिस इज साइड्स कंटेनिंग द एंगल ए बी अपॉन बी सी। अच्छा ए बी अपॉन बी सी आपको हाफ दे रखा है, ए बी अपॉन बी सी इज हाफ, तो ए डी अपॉन डी सी भी हाफ हो जाएगा। मतलब सर ये 1:2 हो जाएगा, है ना। अगर 1:2 हो गया तो ये वाला पॉइंट कितना है भाई? दिस इज 4,6, सर दिस इज 2,2, और ये वाला पॉइंट m, ठीक है। फटाफट फॉर्मूला लगा देते हैं सर। m×1 प्लस 4×2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 2। तो m की वैल्यू आ गई सर 6 में से 8 गया तो -2। फिर इंटरनल एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूं, मतलब n को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6×2 12 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 2। तो n की वैल्यू आ गई सर -6। तो -2 -6 आ रहा भाई मेरा ये वाला पॉइंट, तो है ना। ठीक है, अब अगर ये वाला पॉइंट -2 -6 आ गया, अब बताओ क्या करें? है ना,
एक बार बताओ, इसकी मिरर इमेज इसमें लें तो सर इसकी मिरर इमेज इसमें, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि किसी भी अल्फा कॉमा बीटा टाइप की मिरर इमेज लाइन में लेते हैं तो 6,4 उल्टा हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी सर बीसी की, और y बराबर x के साथ सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अरे नहीं नहीं नहीं, हो तो क्या, इक्वेशन ऑफ बीसी बताओ। वापस बताता हूं, वर्टेक्स ए की मिरर इमेज एंगल बाइसेक्टर में वो सर इमेज होगी 6,4, वो लाई करेगी बीसी पर। तो इमेज ऑफ इक्वेशन ऑफ बीसी बता दो, बिकॉज इस पे 2 पॉइंट पता चल गए। तो सर मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूं, y-4 इज स्लोप लिखेंगे x-6। स्लोप कितना हो जाएगा, 4 में से -6 गए 10 और 6 में से -2 गए 8। स्लोप हो जाएगा सर 5/4। ठीक है भाई। अब सर इसी बीसी के ऊपर आपके पास में अल्फा बीटा लाई करेगा, क्योंकि ये जो आपने लाइन की इक्वेशन लिखी है दैट ऑल्सो लाइज ऑन दिस। तो इसमें सर x की जगह अल्फा, y की जगह भी अल्फा। क्यों? क्योंकि सर अल्फा और बीटा बराबर है। अल्फा बता दे भाई। तो 4 अल्फा -16 बराबर 5 अल्फा -30। तो अल्फा की वैल्यू आ गई सर, ये कितना जाएगा भाई, 14, है ना? ठीक लग रहा है क्या? और सर बीटा और अल्फा बराबर है, मतलब वो 3 अल्फा आपसे पूछ रहा है। तो 14 3 42 हो गया, दैट इज 42। 48 कौन बोल रहा था भाई? हाँ ना, 48 कौन बोल रहा था? प्रोसीजर क्लियर है? पॉइंट सी कैसे निकाला? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, जो कि हमें इंफॉर्मेशन में बताई गई है। सर ये पॉइंट आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया? तो y बराबर x लाइन में किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज अगर निकालना हो तो x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दो। ये हमने रट रखा है, रट तो क्या रखा है, मतलब एज ए रिजल्ट याद कर रखा है। फिर ये दोनों पॉइंट आ गए, बीसी की इक्वेशन आ गई, y बराबर x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सर आंसर ये आ गया हमारा। अच्छा पोल दिया ही नहीं, ओ माय गॉड। ठीक है, हैवी क्वेश्चन नहीं है, 2-3 अलग अलग चीजों को एक जगह मर्ज कर दिया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस, ए बी और बी सी आगे, वर्टेक्स सी निकालने के बाद, वर्टेक्स सी निकालने के बाद में यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से यहां इसका डिस्टेंस, मतलब इसको पॉइंट को अल्फा कॉमा अल्फा ले लेना, वो डिस्टेंस यहां रख दो, यहां से भी आ जाएगा, बिकॉज अल्फा एक ही अननोन है, उसी में ही इक्वेशन लग रहा है। दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, मुझे तो आसान लगा। एक बार इसको घर पर जाकर रीअटेम्प्ट करेंगे और इसका प्रोसीजर लिखेंगे, ठीक है, कि हमने क्या क्या किया है, छोटी छोटी चीजें उसकी मदद से ही बना है। अगला सवाल, हाँ पहले डायग्राम बनाओ फटाफट, कैलकुलेटिव नहीं है। अच्छा डिस्टेंस वाली चीज कैलकुलेटिव हो जाएगी, वो तो है ही, देख डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगा रहे हो तो कैलकुलेटिव हो ही जाएगा, बट कर सकते हैं आप वहां से। यू आर ए गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही। सर D2,2 कैसे हुआ सर जी? अरे यार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बेटा, पहले उस पे अब तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि तुझे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है क्या? ये वाली चीज ये पता है? अच्छा D2,2 कैसे हुआ? इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला लाइन की इक्वेशन आपने ये दे रखी है और ये वाला लाइन की इक्वेशन आपने ये दे रखी है, तो y की जगह x या x की जगह y रख दे, तो 2x माइनस y की जगह x रखा, -2 बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ गई, x 2 है तो y भी 2 होगा। सर ये पॉइंट आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो लाइंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो tan थीटा वाले मेथड से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 100%। एक सेकंड, कौन सी चीज भाई? कि इस लाइन का स्लोप 1, फिर आगे क्या करेगा? tan थीटा, मतलब पूरा समझाता कि मैं tan थीटा ऐसे लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि इस लाइन का स्लोप भी अल्फा के टर्म्स में आएगा यार। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए तुझे फिर से 2 पॉइंट तो चाहिए। तो मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही, अगर तूने 2 पॉइंट इसके ऊपर निकाल लिए तो फिर अब tan थीटा पे क्यों जा रहा है? फिर तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल ले। हाँ हाँ भाई पोल दे रहे हैं, है ना, कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए तुम्हारे पोल। पता चला सर ब्लड ग्रुप चेक करवाएं या हम अपना खून देने जाएं?
डॉक्टर कहे भाई साहब बाकी सब चीजें दुरुस्त है, विटामिन वुटामिन सब सही है, बस इसके पोल की कमी आई है। डायग्राम बनाओ फटाफट, डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कॉमन में क्या है? गुड इवनिंग, हाउ टू यूटिलाइज मंजिल। गुड इवनिंग सर। मंजिल का भाई तेरे लिए सिर्फ इतना ही काम है मार्कस भाई, मंजिल का सिर्फ इतना ही काम है कि आप उससे रिवीजन करें, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन है, आपने बहुत सही टाइम से शुरू किया है। साइड हो जाऊं? सही टाइम से शुरू किया मतलब कि आपके पास में सफिशियंट टाइम है, तो पूरे पूरे लेक्चर्स देखो, वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करो। मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट। सर एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें वर्टेक्स ए ये रहा, एंगल ए सी बी इज थीटा, थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी इज दिस, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी इज दिस, देन द टेन थीटा। चलो फटाफट डायग्राम बना लेते हैं, जरा देखना। रैंडम डायग्राम। सर ये लो ए, दिस इज -3, 1, एंगल ए सी बी थीटा है, तो सर यहां पर सी, यहां पर बी, और ए सी बी मतलब सर ये थीटा है। द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बी से आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब मीडियन ड्रॉ कर रहे हो तो इसकी जितनी भी जानकारी है सारी चीजें लिख देना कि सर ये एंगल और मतलब सर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, इसकी जो एंगल बाइसेक्टर होगी, ठीक है, हाँ है ना, इसको पॉइंट को ई बोल देता हूं, और ये बराबर हो जाएगा सर ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। वर्टेक्स सॉरी एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है सर वो हमें ये दे रखी है, 7x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। किसकी वैल्यू पूछी है सर? टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। मीडियन की इक्वेशन दे दी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी। ये कौन है भाई? डिफेंडर दे दो। अरे बेटे ऐसे नहीं, शाम के वक्त बिल्कुल ऐसी मजाक नहीं, दिल बैठ जाता है मेरा। हाँ हाँ, इसमें क्या करोगे भाई जल्दी बताओ। सर इसकी मिरर इमेज इस लाइन के ऊपर यहां लाई कर जाएगी, पर मैंने कहा करना क्या है अपने को, बेसिकली निकालना क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए सर आप ये बोल सकते हो कि सिलोप की जरूरत पड़ेगी, यस। तो दो लाइंस के स्लोप के बीच में कुछ खेल खेल जाएंगे, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के करोगे क्या? मान लो इन दोनों का तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल भी लिया, बस यही तो चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक थोड़ी सी अपने को लिमिट करनी है, कि करने को तो कुछ भी कर सकते हो, बट उससे आगे हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि सवाल स्टार्ट करने से पहले, हाँ है ना, सवाल स्टार्ट करने से पहले आप एक प्रोसीजर डिसाइड कर लो कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूं। अब एक बच्चा बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, चल मान ले निकाल लिया, उसके आगे क्या थॉट है? ये एंगल 90 डिग्री नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ऐसी कोई उल जुलूल गलत इंफॉर्मेशन, तूने डायग्राम बड़ा सुंदर सा बनाया इसका मतलब ये नहीं है सिमेट्रिक डायग्राम बन गया तो कुछ भी कर लेगा, नहीं। सी जो है वो एक ही इमेज नहीं है बेटा, ये लाइन मीडियन है, मीडियन क्या है? मीडियन है। वो जो मैंने बात बताई थी पूरी ध्यान से सुनता, तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगी ना, उसमें एक ही मिरर इमेज ही है, ये मीडियन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुने। सी इज नॉट द इमेज ऑफ ए, गलत बात होगी। अच्छा कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मुझे टेन थीटा बाई 2 पता चल जाए,
है ना। तो एक काम करते हैं, देख भाई, इस लाइन का स्लोप तो मुझे दिखाई दे रहा है 7/4 है ना। इस लाइन का जो है वो स्लोप 7/4 है। सर किसी भी एक लाइन का स्लोप और पता चल जाए, मजा आ जाएगा, फिर मैं एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए दे रखा है, एंगल ए सी भी दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स बी भी दे रखी है। ठीक है, तो मुझे जरा देखना, ये लाइन दिख रही है एक सीई, और एक लाइन दिख रही है सर ए सी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है θ/2 है, इसका जो स्लोप है बेटा वो 7/4 है। इसका स्लोप पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। इसके ऊपर पॉइंट बैठा है एक पॉइंट डी, है ना। शुरू हो जाए। तो पॉइंट डी कैसे निकालें, सिंपल सी कहानी है। इस पॉइंट डी को m, n या अल्फा, बीटा मान लीजिए। मान लिया, या फिर एक काम करो, इसको अल्फा बीटा मत मानो, इसको मान लो अल्फा बीटा, मान लो सर। इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, दैट इज अल्फा -3/2 और बीटा +1/2। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये इस ग्रीन वाली लाइन पे लाई करता है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू अल्फा -3/2 प्लस वाई, दैट इज बीटा +1/2 -3 बराबर 0। ये पॉइंट माना, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाया, और ये अल्फा बीटा सर इस येलो वाली लाइन में सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 3 अल्फा -4 बीटा -1 बराबर 0। जल्दी से मुझे आप अल्फा बीटा बताओ, व्हाट इज अल्फा बीटा, नॉट एसएमजे। इसमें क्या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। देखो इधर सर, ये कैंसिल, तो दिस इज 2 उधर जाएगा तो 2 अल्फा -6 प्लस बीटा +1 -6 बराबर 0। तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 11, और यहां से 7 अल्फा -4 बीटा बराबर 1। इस पूरे को एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 अल्फा प्लस 4 बीटा बराबर 44, माइनस अल्फा बराबर -43, 3,5 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया, और ये ऐड कर दो, 8 7 15 अल्फा बराबर 45। अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है। अल्फा अगर 3 आ रहा है तो बीटा कितना आ जाएगा भाई, तो सर यहां से निकाल लेते हैं। अल्फा 3 तो बीटा 5, अल्फा 3 अगर बीटा 5 है तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, जल्दी से बता दो। अब डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे सर, अगर अल्फा 3 है तो ये 0, बीटा 6 + 5 + 1 6/2 दैट इज 3। तो मुझे इस लाइन का स्लोप ही तो चाहिए भाई, दैट इज स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए डी। ये रहा पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट ए, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, स्लोप आ गया सर -2/-3, स्लोप इज 2/3। तो दो लाइंस जिसमें से एक का स्लोप 7/4 है, एक का स्लोप 2/3 है, दोनों के बीच में एंगल θ/2 बन रहा है। तो गेम खेल दो सर, लो tan θ/2 कितना हो जाएगा, व्हाट इज tan θ/2, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, 8 - 21/12 और 12, और ये कितना हो जाएगा, और 14/12। देख लेना भाई जल्दी से, 11 और 8, ये कितना आ रहा है,
13 12 12 कैंसिल हो गया सर, ये आ रहा है 26, ये वाली वैल्यू होगी हाफ। तो टेन थीटा विल बी, टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर दिस इज 1 अपॉन 5/4, तो पूरा आंसर आ गया सर 4/5। दैट इज अवर एफ एन एफ है। 2 टेन थीटा अपॉन 1, एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा देख रहे हो, कलाकारी देख रहे हो मेरी घर जाने की जल्दी। 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 4/3। 4/3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर लोग कुछ इसमें सी बोल रहे थे, नहीं 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 बोल रहे थे भाई, बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है। कितने लोगों को बात समझ में आई? एक बार ये जितने भी क्वेश्चंस जो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं उनको घर पे जाके एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है, आए ना। जैसे ये तुम्हारा होमवर्क है, अगली क्लास में करके आओगे। इसका अगला जो सवाल है 1986 का पूछा हुआ, ये तुम्हारा डिब्बी है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी, फटाफट मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि करना आपको ही है। ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दे रखी है रिस्पेक्टिवली। तो x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y बराबर 0। द पॉइंट a इज 1, -2। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा है, साइड BC की इक्वेशन पूछी है। तो पहले वर्टेक्स B निकालोगे, फिर वर्टेक्स C निकालोगे। कैसे निकालोगे सर? इस पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज। सर वर्टेक्स C कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज, ठीक है। तो BC की इक्वेशन आप डिस्कस करने वाले हो। नाउ दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ नंबर। पिछले वाले का कोई नाम दिया था क्या भाई? आई डोंट थिंक कि मैंने उसका कुछ नाम दिया था, है ना। सिंपल था कि डू इट बाय योरसेल्फ, आंसर मैच करवा लेना। तो इसका नाम दे देते हैं, दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ नंबर ए, है ना। ये सही है ना? चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट बच्चों को कई बार इस चीज को समझने में बड़ा ही कठिन व्यवस्था हो जाती है। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड कि सर ये बोल क्या रहा है। आराम से इसको पूरे एक डिटेल में समझाता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। हुआ क्या, एक लाइन आपको फिक्स दे रखी है और दो पॉइंट भी लाइन के एक तरफ आपको फिक्स दे रखे हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये दोनों फिक्स्ड है। मतलब ये पूरी ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, इसमें से अब कोई भी चीज ना ही मूव कर रही ना ही हिल रही, ठीक है। एक इंसेक्ट ने बोल दो या एक इंसान ने बोल दो, इस पॉइंट से सीधी लाइन में चलना स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ऐसे एकदम बोले भांग नहीं खा रखी, ठीक है, घूमता हुआ नहीं जाएगा। स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट किया, इस लाइन को कहीं पर भी टच किया और टच करने के बाद में सीधा वो पॉइंट बी पर गया। मतलब मे बी पॉसिबल कि वो ऐसे गया हो, ठीक है। मैं आपको जो बताया है उसके हिसाब से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। मे बी पॉसिबल सर वो ऐसे गया हो, मे बी पॉसिबल सर वो ऐसे भी गया हो। समझ गए? तो गेम क्या है, एक लाइन के दो तरफ पॉइंट है, एक पॉइंट से एक इंसान ने चलना स्टार्ट किया, लाइन को टच करके फिर पॉइंट बी की तरफ चल पड़ा। ना ही ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये सब बातें नहीं बोली गई है। देख लो ना, ये यहां भी आ गया, ऐसा भी हो सकता है सर वो लाइन को यहां टच करे फिर यहां चला जाए। तो सर हमें करना क्या है बेसिकली वो बताइए। आपको करना है जी, सवाल ये है कि वो इस पॉइंट को कहां टच करे सच दैट वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, सच दैट वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, कि वो कम से कम चले। इसको कहां टच करे, मतलब आपको एपी प्लस बीपी मिनिमाइज करना है।
है ना, कि वो कम से कम चले, क्योंकि ये दूरी फिक्स है, ये दूरी फिक्स है। आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ये वाला पॉइंट वेरिएबल है। ये पॉइंट आप इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी ले सकते हो कि हां सर हम इसको लेके गए यहां टच करवाया, फिर यहां ले आया, या फिर यहां से चले सर इस लाइन के ऊपर आगे जाके पता नहीं कहां जाके टच किया, फिर वापस पॉइंट बी पर आ गए। तो मैंने कहा ऐसे तो बी पॉइंट पी इनफाइनाइट हो सकते हैं ये वाले पॉइंट, बट सर हमें इसको मिनिमाइज करना है। अब एक बार इस सवाल को होल्ड करो, अगर मैं सवाल बदल दूं तो आप बहुत आसानी से इस चीज का जवाब दे पाओगे कि अगर मान लो पॉइंट एक एक तरफ होता और एक दूसरी तरफ होता, अभी तो सेम साइड है इसलिए तुम्हें सोचने में दिक्कत हो रही है। अब मान लो आपको मैं बोलता कि भाई यहां से एक इंसान चलेगा, इस लाइन को टच करेगा, फिर इस तरफ जाकर पॉइंट बी पर पहुंचेगा, तो ये एपी प्लस बीपी मुझे मिनिमाइज करना है। तो यहां पर देखते ही एक झटके में आंसर आता है कि सर एक काम करो, ए को सीधा सीधा बी की तरफ चला दो। तो जहां पर ये कट करेगा ना, ये जो येलो वाला केस मैंने ड्रॉ किया है सर, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम। आप इधर लेके जाओगे तब भी आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, आप एकदम स्ट्रेट लाइन में चल पड़ो। इस केस में एपी प्लस पीबी मिनिमम होगी। पर ये सिनेरियो कौन सा, ये सिनेरियो ये नहीं है, ये सिनेरियो है व्हेन लाइन के अपोजिट पॉइंट लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि सर ये वाला जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे और ये वाला जो डिस्टेंस है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली सर ये वाला, सीधा स्ट्रेट वाला, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसे तो आप जाके यहां पे भी टच करके फिर यहां आ सकते हो। तो जब दो पॉइंट्स अक्रॉस द लाइन प्रेजेंट होते हैं, एक इधर एक उधर, तब हमें सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। सोचने में दिक्कत आती है सर यहां। तो यहां पर भी एक सिंपल सी कहानी है भाई, तुझे इस सिनेरियो को कन्वर्ट कर ले, एक पॉइंट को उस तरफ ले चल। सर ऐसे कैसे? मैंने कहा ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी एक पॉइंट को लाइन के उस तरफ लेके जाना है, उस पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज ले ले, देखता रहे अभी सारा एकदम गेम। तो सर हमने क्या किया, मैं पॉइंट बी की मिरर इमेज ले रहा हूं, आप पॉइंट ए की भी मिरर इमेज ले सकते हैं। तो हमने क्या किया सर, इस पॉइंट की मिरर इमेज निकाली और यहां ले गए, दिस इज बी डैश। और मिरर इमेज शो करने के लिए लो, और अब जैसे ये पॉइंट इस तरफ गया, अब सबको पता चल गया सर कि सर हमें ए से बी डैश की ओर सीधे सीधे मूव करना है, ये वाला वो पॉइंट पी होगा, ठीक है। बट यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है सर कि चलो अभी भी हम ये डिस्टेंस एपी तो चल रहे हैं, आप इस डिस्टेंस बीपी की जगह अब ये डिस्टेंस बीपी डैश रख दोगे? मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल में, ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। दैट मीन्स एपी रहा एज इट इज, बीपी और बीपी डैश बराबर है, तो सॉरी बी डैश पी, क्योंकि बीपी की जगह, इस लेंथ की जगह मैं ये लेंथ लिख सकता हूं। अब इसको मिनिमाइज करना है, हाँ सर, तो ये मिनिमम होगा कितना? सर ये मिनिमम होगा सीधा इस लाइन में जब आप चलोगे, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ए बी डैश, है ना, क्या आ जाएगी? ए बी डैश। अब आपके मन में एक ही डाउट था, सर आपने इस लेंथ की जगह इस लेंथ को कैसे ले आए? क्योंकि हुआ क्या, इस पॉइंट को लाइन की उस तरफ ले जाने से बीपी की जगह बी डैश पी तो आया है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये दोनों लेंथ बराबर है, तो इसकी जगह ये तो रख ही सकता हूं ना। ऐसा करने से ये पॉइंट यहां चला गया। फिर बच्चे के मन में डाउट आया कि सर मैं ये इस डायग्राम में ए को इधर लेके जाऊं तो मैंने कहा वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना ना, ये वाला पॉइंट पी होगा और ये वाली मिनिमम वैल्यू होगी। तो मेरे ख्याल से पहला सिनेरियो क्लियर है कि अगर आपको ये, क्योंकि ये सवाल है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर भी फिर से आएगा, जेई मेंस में ये पूछा जा चुका है, दो अलग अलग फॉर्मेट में। सवाल एक ही है, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है कि एक इंसेक्ट चला, लाइन को कहीं टच किया, उस लाइन को टच करके वो फिर इस पॉइंट पे पहुंचा, तो अगर उसको मिनिमम डिस्टेंस चलनी होगी तो बताओ कहां टच करेगा। दो चीजें पूछी जाती है, ध्यान रखना। एक तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, एक मैं पूछूं कि मिनिमम वैल्यू कब है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताओ वो पॉइंट पी क्या होगा, और दूसरा वो ये बोल सकता है कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर मान लो आपने पॉइंट बी डैश निकाल लिया,
तो मिनिमम वैल्यू तो सर इन दोनों लाइंस मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो वो आपसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आपको ये आंसर करना है। बट वो पूछेगी कहां टच करेगा, मतलब कहां क्रॉस करेगा या कहां टच करेगा, तो दैट मीन्स पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, इस लाइन की इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये आपका आंसर अब की बार। ठीक है, कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई जल्दी से बताइएगा प्लीज। जल्दी जल्दी जल्दी। अबे शिंदे जी पढ़ भी ले, हाई तनिष्का। इसके आगे लिख दूं when line AB dash P is the point when या where line AB dash cuts given line। कितने लोगों को आराम से समझ में आया? बहुत बढ़िया। बस हाँ, बस इसके 3 पार्ट है। तो पहले वाला AC प्लस CB मिनिमम, ठीक है, ये आप करके लाएंगे। दूसरे वाले पे आते हैं, सेम है। अच्छा एक और चीज, उसने डायग्राम में क्या बोला है, वो जहां पर ये टच कर रहा है ना उस पॉइंट को C बोल रहा है यार। ठीक है, जहां पर ये टच कर रहा है ना उस पॉइंट को वो C बोल रहा है। तो हम भी वही कर लेते हैं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। ठीक है ना, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। दिस पॉइंट इज C, तो AC प्लस BC मिनिमम, तो AC प्लस B डैश C। ठीक है, ये C इज द पॉइंट वेयर द लाइन AB कट्स द गिवन लाइन, बिल्कुल सही। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी सर C हो गया। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। क्योंकि ये मैंने प्रोसीजर बता दिया, करोगे आप ही। अब आते हैं सर हम सिनेरियो नंबर 2 पर। ध्यान से देखना भाई, इसमें क्या करना है। हाँ, अब आपको बोला गया है कि इस चीज को मैक्सिमाइज करो। डिफरेंस इसका मॉड मैक्सिमम कब होगा, ये वाली चीज। हाँ हाँ, बस अभी ये थोड़ा सा टॉपिक है, ये समझ लो, फिर हम क्लास को एंड ही कर रहे हैं। अब आपको इस चीज को समझने के लिए एक हल्का सा दिमाग लगाना है। दो साइड्स का डिफरेंस AC माइनस BC, मतलब इस दूरी में से ये वाली दूरी घटाओ या फिर इस दूरी में से ये वाली दूरी घटाओ। अच्छा, कितने लोगों को यह चीज पता है कि जब एक ट्राइंगल बनता है जिसकी एक साइड A है, एक साइड B है, एक साइड C है, तो सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, और ऐसा सभी के लिए होना चाहिए। इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, इसको इधर ले जाकर, इज लेस देन थर्ड साइड। अब मैंने कहा एक बार यहां से देखकर बता कि A माइनस 2 नेगेटिव, मतलब 2 नंबर्स के डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, सर A। बट यहां इक्वालिटी नहीं लगी हुई, मतलब आप इस इक्वालिटी को अचीव नहीं कर सकते। एक ट्राइंगल में आप ये जरूर लिख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज लेस देन थर्ड साइड। अब इस बात को भूल जाओ और ध्यान से देखिए इनइक्वालिटी क्या बोल रही है कि सर इसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। बट क्या मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये बोल सकता हूं, तो आंसर इज सर नो। मैंने कहा क्यों भाई, बोले सर यहां कोई इक्वालिटी थोड़ी लगी हुई है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि वो अटेनेबल होनी चाहिए, कि ये इसकी मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, बट सर यहां इक्वालिटी आती नहीं है। तो मैंने कहा कभी आएगी भी नहीं जब तक ट्राइंगल बनेगा। जब तक ट्राइंगल बनेगा कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में जब हम ये सम ऑफ द साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड करते हैं तो उसमें इक्वालिटी नहीं आती है। तो मतलब सर ट्राइंगल डिसॉल्व करना पड़ेगा।
तो यहां पर दो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखकर मुझे यह समझ में आता है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है बेटा एबीसी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स एसी माइनस बीसी। अब एसी और बीसी में से कौन बड़ा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं मॉड लगा देता हूं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। ये तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, मॉड क्यों लिखा है, मॉड क्यों लगा है कि आई डोंट नो कि एसी और बीसी में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली सर इनका जो मॉड आएगा डिफरेंस ऑफ टू साइड वो तीसरी साइड से छोटा होगा। अब सर यहां से देखकर पता चल रहा है कि एसी माइनस बीसी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी होगी, बट जब तक ट्राइंगल बनेगा तब तक तो नहीं होगी, है ना। तो क्या आप एक ऐसा सिनेरियो सोच सकते हो जिसमें ट्राइंगल ना बने? तो ट्राइंगल तो सर एक ही केस में नहीं बनता, जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। ध्यान से देखना। तो सर यहां से हम बोलेंगे कि AC माइनस BC की मैक्सिमम वैल्यू इज AB, और ये भी कब, व्हेन दिस, तब वो डायग्राम जब ये हो जाएगा, ये पीले वाली लाइन, पॉइंट A यहां फिक्स, पॉइंट B यहां फिक्स। अब AB को एक्सटेंड करो, AB लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया, इसको आगे बढ़ा दो, तो जहां पर ये कट करेगी दैट इज द पॉइंट C। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि AC माइनस BC, अब एक लाइन में लाए करते हैं, अब सर ये AB के बराबर है, बिल्कुल सही है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है? मैंने कहा ये तो ये बता रही है ना कि देख लो इन दोनों साइड्स का डिफरेंस इससे हमेशा छोटा होगा, और मैंने यही डिफरेंस इसके बराबर लाके दिखा दिया, बट उसके लिए मुझे ट्राइंगल डिसॉल्व करना पड़ा, क्योंकि जब तक ट्राइंगल बनेगा तो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, है ना। तो व्हेन वाला सिनेरियो भी समझ में आना चाहिए कि आप वर्टेक्स ए या पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड कर दो, खेल खत्म, ठीक है। अब इसका तीसरा AC माइनस CB की मैक्सिमम वैल्यू हमने बता दी, ये मैक्सिमम वाला था। अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम तो बहुत ही आसान है, हाँ। तीसरा जो पॉइंट है सर दैट इज इसकी मिनिमम वैल्यू, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो सर दो साइड को घटा रहे हो, मिनिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली तभी होगी ना, मिनिमम वैल्यू इज 0 व्हेन AC और BC बराबर हो जाए। मतलब पॉइंट C कहां होना चाहिए? पॉइंट C शुड लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड C। जैसे मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि वर्टेक्स A यहां है और वर्टेक्स B यहां है, लाइन सेगमेंट AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो अब इस लाइन पे जो भी पॉइंट उठाओगे उसकी दूरी A और B से हमेशा बराबर आएगी, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस केस में AC और BC बराबर हो जाएंगे, तो इनकी जो एक मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये सर तब आएगी जब AC और BC बराबर हो, ये वाला डायग्राम हो, ठीक है। तो भाई इस डायग्राम में इसके लिए तीनों सिनेरियो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, हर एक केस में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C बताने हैं और इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C पूछूं, तो एक पॉइंट की मिरर इमेज लेकर उधर लेके जाओ, इन दोनों को ज्वाइन करके इस लाइन की इक्वेशन लिखो। लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद में इस गिवन लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C आ गए, ठीक है। यहां पर कैसे निकालोगे सर? दोनों पॉइंट दे रखे, इनको ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन लिखो। ये वाली लाइन की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। सर इस केस में पॉइंट C की कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो, ये वाली लाइन आपको दे रखी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना सिखाया था, दोनों का मिड पॉइंट, स्लोप का प्रोडक्ट -1, खेल खत्म, ठीक है। तो सर ये पॉइंट ऑफ C के कोऑर्डिनेट आप जो है वो निकाल सकते हैं। दिस इज नाउ 95 या नाउ दिस इज डिब्बी, ठीक है। दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ नंबर B,
और इसके 3 पार्ट हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है भाई। ये 90% डिब्बी है, बट होमवर्क दे रहा हूं। डू इट बाय सेल्फ कहां तक दे रखे हैं भाई, जल्दी से बता दो। हाँ हाँ बस। मेरे ख्याल से 34 तक दिए होंगे शायद, है ना? तो और लीजिए 35, 36, 37 तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा 25 तक ही दिए थे, ओहो हो, अब याद आ गया मुझे। 25 तक है तो लो भाई। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कहां तक जा रहे हैं सर? ये जा रहे हैं आपके 42 तक। ठीक है, री अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, है ना? हम्म, ठीक है, सारे क्वेश्चन ढंग से ये अटेम्प्ट करना, एक एक चीज को ध्यान से रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है, प्रोसीजरल है, जो चीज समझाई गई है वो चीज आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज मैं एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा बिकॉज कुछ कारण है, कल हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, प्लीज बी रेडी फॉर दैट। और दूसरा एक छोटा सा जनहित में जारी मैसेज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे भी हैं, अब वो बच्चे हैं कि स्पैमर हैं, पता नहीं भाई कौन लोग हैं, जो कि क्लास का माहौल डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं विद फुल, जितना भी उनसे हो सकता है, कई बार वाइफ का नाम लिखकर, है ना, कई बार कुछ अजीब गालियां लिखकर। तो इतना मैच्योर हम लोग हो चुके हैं, ऑनलाइन में पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, कि वो चीजें इग्नोर करें। बट कई बार सिर्फ इग्नोर करने से काम नहीं चलता, कई बार उनको क्या जवाब देना भी पड़ता है। तो जो भी बातें मैंने आज क्लास में बोली वो आपके लिए, आप में से किसी के लिए भी नहीं थी, अगर आप वो स्पैमर नहीं है तो, और अगर आप वो स्पैमर हैं तो फिर वो आपके लिए ही थी। ठीक है, हाँ, एकदम डंके की चोट पर, समझ गए? हाँ, तो आप सब नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, 90% काम चलाया जाता है इग्नोर कर कर, बट 10% जवाब देना भी बनता है, क्योंकि इग्नोर कब तक करोगे, है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आप, हाँ, ब्लॉक तो हो ही जाएंगे ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली, बट कई बार क्या है, अब मेरे को तो ऐसे ही लगता है, मतलब मैं तो अपने दिल में तो यही इमेजिन करके चल रहा हूँ कि भाई स्पैमर है, किसी दूसरे ने पैसे दिए हैं क्लास का माहौल डिस्टर्ब करने के लिए। बट समटाइम्स हमें भी शौक लगता है कि वो स्पैमर नहीं है, किसी दूसरे बैच के बच्चे हैं, या इसी बैच के बच्चे ही निकलते हैं कई बार। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि स्पैमर ही हो, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, कोई पढ़ने वाला ना हो, ऐसा ही कोई हो इधर उधर का आदमी जो पैसे लेकर ये सब काम कर रहा होगा किसी के कहने पर। तो ऐसा निकले तो सबसे बढ़िया है, मैं तो खुद चाह रहा हूँ। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो मत कर भाई, देखो पढ़ने की इच्छा नहीं है, मत आ क्लास में, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, आप मस्त होकर पढ़ाई करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा मैंने बोला था, आराम आराम से चला रहे हैं। कारण इसको आराम आराम से बढ़ाने का है भाई, क्योंकि ये आप ऐसे समझो कि 20 से लेकर 25% के बीच में वेटेज कवर करता है मेंस और एडवांस में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम्म। और एडवांस में भी फुल सपोर्ट है इसका, मेंस में भी फुल सपोर्ट है। इनफैक्ट मेंस में तो 2 ही चैप्टर बहुत एकदम घेरे बैठे हैं, एक सर्कल दूसरे नंबर पर, सॉरी, एक पहला स्ट्रेट लाइन दूसरे नंबर पर सर्कल। तो इसलिए आराम आराम से सीखो, घर पर जाकर एक बार खुद प्रोसीजर सोचो। जैसे मैंने अब वो आज सवाल डिस्टेंस वाले से नहीं करवाया, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर अल्फा बीटा आ गया, सॉरी अल्फा अल्फा आ गया पॉइंट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं। करके देखिए घर पे जाकर, जो भी चीज आपके दिमाग में आए कि सर मैं इसकी मिरर इमेज ले रहा हूं, जबकि वो है मीडियन, मैंने वो बात एंगल बाइसेक्टर के लिए बताई है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप सही करने लग जाओगे, आपके दिमाग में जो आइडिया आया उसको आप एक बार अभी रिवाइज कर लो 5 मिनट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा डिटेल रिवीजन, वो 1.5 घंटे वाला, वो नहीं, 5 मिनट अभी अभी ताजा एकदम, तेरे सवाल तेरे दिमाग में कोई ना कोई ऐसी एक बात आई थी जो तूने सोची बट मैंने उस तरीके से नहीं की, अब करके देख क्या गड़बड़ आ रही है। तो जैसे ही आप ये करके देखोगे उससे आंसर आ जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आंसर नहीं आएगा, तुम्हें गलती पता चल जाएगी, हाँ यार इसमें ये गड़बड़ हो रही है, कम से कम दिमाग खुलेगा। समझे कि नहीं समझे?
ठीक है ना। और जितने भी डिब्बी दिए जा रहे हैं दीज आर परफेक्टली फाइन, एकदम ऑर्डर में है, अलाइन है, ठीक है। वेटेज को ध्यान रखते हुए है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सब से बहुत सवाल आ रहे हैं, तो इनके डिब्बी आपको खूब भरपेट मिलेंगे, ठीक है जी। हम्म। ठीक है, चलिए, कल मुलाकात होगी, कल थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। प्रॉमिस्ड स्टोरी, स्टोरी, अरे यार स्टोरी देखते हैं।